नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हिमज्ञान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मॉक टेस्ट 7 रहेगा। तो हिमाचल जीके के 30 क्वेश्चंस, मैथ के 11, हिंदी के 22, इंग्लिश के 11 और साइंस के 26। टोटल हम 100 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो को जो आप स्किप कर करके देखते हैं ना, उसको ना देखें बिल्कुल भी। और क्योंकि जो मैंने आज मैथ और इंग्लिश और साइंस को आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया है, वो बिल्कुल आपको पेपर में आएगा। और आप जिस भी बुक की तैयारी कर रहे हैं उस बुक से तैयारी करते रहें। और अगर आपने मॉक टेस्ट 6 इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लें। तो आइए बिना किसी देर से शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटन एग्जाम प्रेपरेशन फॉर कांस्टेबल एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स, हिमज्ञान ऑफिशियल। तो आज पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में करेंगे हम नदियाँ, रिवर्स के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नदियों में क्या है? नदी का नाम सतलुज, ठीक है। इसका पुराना नाम है शतुद्री। सतलुज का पुराना नाम क्या है? शतुद्री। और ये कहाँ से निकली है? इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर। ओके जी। नेक्स्ट नदी है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकली है? बड़ा बंगाल कांगड़ा से। बड़ा बंगाल कांगड़ा से जो है, बड़ा बंगाल पड़ा कांगड़ा में, कांगड़ा जिला में, ठीक है जी। तो रावी नदी है जो, वो बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकली है और इसका पुराना नाम है इरावती, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं ब्यास। ब्यास का पुराना नाम क्या है? ब्यास का पुराना नाम है बिपाशा, ठीक है जी, अर्ज किया, ठीक है। ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा अर्ज किया। और ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ से निकली है? ये ब्यासकुंड रोहतांग दर्रा से निकली है, ठीक है जी। नेक्स्ट नदी लेते हैं चिनाब। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? असीकनी, ठीक है जी, असीकनी। और ये उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ से निकली है ये चिनाब नदी? चंद्र व भागा नदियों का संगम तांडी नाम के स्थान से निकली है, ठीक है जी, ठीक है जी। चंद्र व भागा नदियाँ, दो नदियाँ हैं, वो आपस में मिलती हैं तांडी नाम की जगह पे, तो वहाँ से जो है चिनाब नदी बन जाती है। तो इस चिनाब नदी का पुराना नाम है असीकनी। यमुना नदी, यमुना नदी का नाम क्या है जी पुराना? यमुना नदी का नाम है कालिंदी, ठीक है जी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? यमुना नदी कहाँ से निकली है? यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ पड़ा? उत्तराखंड में, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी है सतलुज, ठीक है जी। और विश्व की है नील नदी और भारत की है गंगा नदी। हिमाचल प्रदेश में जल घनत्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल घनत्व में सबसे बड़ी नदी है चिनाब, ठीक है। वैसे सबसे लंबी नदी है सतलुज, और जल घनत्व से बड़ी नदी देखा जाए तो ये है चिनाब। ओके। हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी नदी है यमुना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोंची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोंची उत्सव मनाया जाता है लाहौल स्पीति में, ठीक है जी, लाहौल स्पीति जिले में। धर्मशाला की पहली मेयर कौन थी? तो धर्मशाला की पहली मेयर थी रजनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाउन हॉल शिमला का निर्माण कब हुआ? तो टाउन हॉल शिमला का निर्माण हुआ था 1860 ईस्वी में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सरचू चोटी कहाँ स्थित है? तो सारचू चोटी कहाँ स्थित है? तो सारचू चोटी स्थित है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल विधानसभा का निर्माण कब हुआ? हिमाचल विधानसभा का निर्माण हुआ था 1920 ईस्वी में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भुंडा त्योहार का संबंध कहाँ से है? भुंडा त्योहार, ठीक है जी, भुंडा त्योहार का संबंध है परशुराम से। हिमाचल के किस राजा को जो है छत्रपति की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने हिमाचल किस राजा को दी थी छत्रपति की उपाधि? किसको दी थी? केहरी सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुरु घंटाल मंदिर कहाँ पर है? गुरु घंटाल मंदिर है जिला कुल्लू में। बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? तो बैजनाथ का पुराना नाम है किरग्राम। हिमाचल ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा कब बना? तो हिमाचल जो है ब्रिटिश इंडिया जो थी उसका हिस्सा कब बना था हिमाचल? 1816 ईस्वी में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का प्राचीन लोकतंत्र कहाँ पर है? विश्व का प्राचीन लोकतंत्र है मलाना में, और मलाना कहाँ पड़ा? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ठीक है जी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बुशहर की प्राचीन राजधानी कौन सी है? तो बुशहर की प्राचीन राजधानी है कामरू। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर लाक्षणा देवी मंदिर है, ये पड़ा सिरमौर जिला में, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं। एलर्जली बिल्डिंग कहाँ पर है? मतलब ये कहाँ पर स्थित है? जो ये इसको किसको बोला गया है? ये बोला गया है हिमाचल सचिवालय को, जो कि शिमला में स्थित है। उस बिल्डिंग को बोलते हैं एलर्जली बिल्डिंग, ठीक है जी, हिमाचल सचिवालय को। कांगड़ा जिले पर प्रथम आक्रमणकर्ता कौन थे? कांगड़ा जिले पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है जी। तो ये कब किया था? 1009 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हिमाचल में सबसे अधिक धान चावल किस जिले में होते हैं? ठीक है जी, किस जिले में सबसे ज़्यादा धान या चावल होते हैं? तो ये होते हैं कांगड़ा जिला में। ठीक है जी। साचा पर्वत चोटी किस जिला में है? तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है साचा पर्वत चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोलाक पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? मोलाक पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? ये बोला जाता है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ है? कांगड़ा और कुछ हिस्सा चंबा और मंडी का भी है। ठीक है जी, तो वहाँ पे है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तो इसको क्या बोला जाता है? मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है स्पीति में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है हिमाचल प्रदेश में? धर्मशाला में। चिल्का लेक कहाँ पर है? चिल्का लेक है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में पड़ी है। ठीक है जी। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ पर है? ये है अरब में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? तो पूर्व का मोती कहा जाता है सिंगापुर कंट्री को। ठीक है जी। लिंगटी मैदान कहाँ पर है? लिंगटी मैदान है लाहौल स्पीति में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो सबसे लंबा पुल है वो बना है यमुना नदी पर। ठीक है जी, पांवटा साहिब में है, सिरमौर जिला में। नेक्स्ट लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में सेब का पहला बगीचा कहाँ लगाया गया था? सेब का पहला बगीचा लगाया गया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ठीक है जी। विश्व की सबसे लंबी नदी नीर नदी है जो कि मिस्र में पड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, वीरता पुरस्कार, ये वीरता पुरस्कार भी आ जाते हैं कई बार। हाँ, परमवीर चक्कर जो है युद्ध में दिया जाता है। ठीक है जी। अगर इसने युद्ध में अगर विजय हासिल की हो, अच्छा काम किया हो, तो उसको जो है जब वो तो उसमें जो है परमवीर चक्कर दिया जाता है। सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है जी। और दूसरा नंबर का है महावीर चक्कर है दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है जी। उसके बाद है वीर चक्कर है तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार। उसके बाद है अशोक चक्कर क्यों दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है जी। शांति के क्षेत्र में सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार के नाम से इसे बोला जाता है अशोक चक्कर को। ठीक है जी। शांति के क्षेत्र में अशोक चक्कर दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, बुक्कर पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, तो ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तीनों ये है साहित्य के क्षेत्र में जाते हैं। कौन कौन साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार, बुक्कर पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार। हाँ, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है जी। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। चमेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है चमेली पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है जी। अर्जुन पुरस्कार भी खेल में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में पड़ा। कहाँ? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निर्मल हृदय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो निर्मल हृदय के नाम से प्रसिद्ध है मदर टेरेसा। क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा एवं संबंधित देश। ठीक है जी। पहला है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? भारत और पाकिस्तान आपस में ही एक रंजिश रहती है, आपको पता, तो इसको रेड क्लिफ रेखा इन दोनों देशों के बीच में है, तो याद रखना है आपने। भारत और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन रेखा। इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? डुरंड रेखा। ठीक है जी। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी है? मैगिनॉट रेखा। ठीक है जी। कनाडा और अमेरिका जो देश है, इन दोनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? मेडिसन रेखा। ठीक है जी। अगर देखो, स्तारबी समांतर रेखा किन दोनों देशों में के बीच में है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? इसको बोला उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में है। ठीक है जी। 38वीं समांतर रेखा कहाँ है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है पार्ट 2 मैथ। ठीक है जी। इंडिसेस घातांक बोला गया है हिंदी में। ठीक है जी। इसमें रूल्स पढ़ते हैं, इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, m 3 के बराबर दिया और n इक्वल टू 2 है। ठीक है। सिर्फ m जो है 3 है, बाकी सभी की वैल्यू मैंने 2 ली है, मान लो। ठीक है। इसमें रूल्स आपने याद रखने हैं। अगर a की पावर m जो मैंने स्टार लगाया, इसका मतलब समझ लेना मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई। तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू किसके बराबर होता है? a की पावर m जमा n, क्योंकि a जो है इनका बेस इक्वल है, तो इसकी जो पावर्स होगी वो आपस में ऐड हो जाएगी, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है। तो a की मैंने वैल्यू पुट कर दी है 2 की पावर a की पावर m है ना, तो 2 की पावर
m की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कर दिया, तो 2 की पावर 2 बेस है इसका, 2 इन दोनों पावरों को जमा कर दिया, 3 + 2 आगे, 3 + 2 आगे 5, तो 2 की पावर 5 को हम कैसे खोलते हैं, मतलब 2 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 5 बार गुणा कर देंगे तो 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक है जी। आगे है a की पावर m की पावर n हो तब क्या है, a की पावर m गुणा n हो जाता है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, इसमें है जैसे a है, a हमने 2 माना है, ठीक है। 2 की पावर m कितना माना है 3, ठीक है, n माना है 2, तो ऐसे लिख दिया इसको पहले m है। उसके बाद 2 की पावर 3 गुणा 2, 2 की पावर 6 आ गया, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो 64 आ गया। तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको पेपर में जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ए बी की पावर m है, इसको लिखते हैं a की पावर m और मल्टीप्लाई b की पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा, अच्छा a की पावर यहाँ थोड़ा सा देख लेना, ऐसे भी ठीक है, पर ऐसे बता देता हूँ मैं, a को 2 माना गया है, ठीक है। a की पावर m मतलब a की पावर 3 मल्टीप्लाई आगे क्या b कितना माना गया 2 की पावर m कितना है, m भी 3 है, ठीक है। तो कितना आ गया, इसको करो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 64, ठीक है। तो 64 आ गया, देखो 64, ऐसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं a की पावर m - n। जब ये ऊपर चला जाता है ना, a की पावर n ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बेस a सेम है, तो a की पावर m - n हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो कितना आ गया, 2 2 बराबर है, 2 की पावर 3 - 2 कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं a डिवाइडेड बाई b की पावर m, तो इसको कैसे लिखते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, ठीक है जी। तो a कितना 2 है, डिवाइडेड बाई b भी 2 है, की पावर m कर दिया टोटल हमने, ठीक है जी। तो 2 की पावर m कर दिया, मतलब 2 की पावर 3 कर दिया, डिवाइड बाई 2 की पावर 3 कर दी, इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर दी है, ठीक है। तो कितना आ गया, 8/8 आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया, ठीक है जी। a की पावर माइनस m को कैसे लिखते हैं, a की पावर माइनस m को लिखते हैं 1/a की m, ठीक है। तो जैसे आपके पास है 2 की पावर -3 दिया हो, तो आपने कैसे करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 8। अगर किसी भी नंबर की पावर जो है 0 दी है, तो आपने उसका सीधा याद रखना, उसकी वैल्यू होती है 1। जैसे 2 की पावर 0 दी है तो 1, ठीक है। 3 की पावर 0 दी है तो 1, मान लो 30 की पावर 0 दी है तो उसको बोलते हैं 1, तो उसको 1 ही लिखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ठीक है, उम्र संबंधी प्रश्न। इसमें क्या है, यदि इसको रूल्स लिख देते हैं, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x है तो t वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी। तो हमने क्या लिखना है, किसी की वर्तमान आयु x है और मतलब t वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, तो उसकी आयु कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें लिखना x - t वर्ष लिखते हैं हम, ठीक है जी। अब यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो t वर्ष बाद, अब है टी वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद 10 बार जितने भी हो क्वेश्चन में, तो उसकी आयु कितनी हुई, तो हमने लिखना है x + t वर्ष, ठीक है जी। इसको थोड़ा याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। अब जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से दुगनी है, ठीक है, मतलब हमें पुत्र की आयु नहीं पता है, तो हमने क्या करना है, मान लो पुत्र की आयु x, पिता की आयु कितनी है, दुगनी है, तो 2x कर दिया, ठीक है। अब 20 वर्ष पहले बोला, 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, ठीक है। तो 20 वर्ष पहले हम पहले ये निकाल लेना, 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, तो x - 20 वर्ष जो हमने फॉर्मूला बताया है, ठीक है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, x कितनी है, पहले 2x है, तो 2x - 20 वर्ष कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन लिखते हैं ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब बोले 12 गुना थी, ठीक, किसकी, 20 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले पिता की आयु, 20 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, 2x - 20, तो 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से थे ना, पुत्र की आयु कितनी है, x - 20 वर्ष है, तो x - 20 वर्ष लिख दिया यहाँ पे x - 20 वर्ष लिख दिया, ठीक है, x - 20 वर्ष लिख दिया, और 12 गुना थी तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पुत्र की आयु है ना x - 20 वर्ष, तो इसके अकॉर्डिंग किया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्वल टू कितना, 20 वर्ष पहले
अब पिता की आयु कितनी थी 2x माइनस 20, तो इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर लिया, उसके बाद इन मल्टीप्लाई कर लो 12x, 12 को x के साथ किया 12x माइनस 12 को मल्टीप्लाई 20 के साथ किया तो 240 आ गए, तो 2x माइनस 20 वैसी, तो x वाली टर्म से एक तरफ ले आए, 12 माइनस 2x, 12x आएगा यहाँ पे, 12x माइनस 2x आएगा, ये थोड़ा स्पेलिंग हो गई है, 12x यहाँ आएगा, 12x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 20, यहाँ पे माइनस के 240 है तो 240 पहली तरफ चले गए तो प्लस के हो गए, ठीक है जी। तो ये आ गया 12x माइनस 2x कितना आ गया, 12 में से 2 गए 10x बच गया, और 240 में से 20 निकाले 220 आ गया, तो x कितना आ गया 220 बटा 10। अब ये इधर मल्टीप्लाई थी ना, x के साथ 10 मल्टीप्लाई था, अब ये बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है जी। तो x की वैल्यू आएगी 20, ठीक है। तो हमें यहाँ से निकाल लेना है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी आएगी, x है ना पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु आएगी 22 वर्ष, ठीक है जी। तो पिता की आयु कितनी आएगी 2x है ना, तो 2x मल्टीप्लाई 20 कर लिए तो 44 वर्ष आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवानी और उसकी माँ की आयु जो है, आयु का अनुपात कितना दिया है 3.8 वर्ष, 3:8। शिवानी और उसकी माँ की आयु का अनुपात है 3:8, उनकी आयु का अंतर दिया है 35 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है जी। जो अनुपात वाले कैसे करने हैं आपने, ठीक है जी। इसमें करना है हमने, मान लो शिवानी की आयु अनुपात दिया ना 3:8 का अनुपात दिया है, तो मान लो शिवानी की आयु मान लो 3x और उसकी माँ की आयु मान लो 8x, ठीक है जी, अनुपात मान लिया। अब उनकी आयु का अंतर दिया, आगे उनकी आयु का अंतर दिया है 35, तो यहाँ पे उनकी आयु का अंतर दिया है 35। अब ऊपर जो हमने 8x माइनस 3x कर दिया, इन दोनों की आयु का, माता और उसकी बेटी की आयु का अंतर निकाल दिया, ये भी 35 कर दिया, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है जी। 8x में 3x में से गए 5x, और 5x इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5, जो 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके बराबर की इक्वल टू इधर तरफ आके ये डिवाइड हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 7। तो शिवानी की आयु कितनी होगी, देखो इसमें पुट करना है, शिवानी की आयु इसमें पुट करना है। शिवानी का 3x है तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो 3 × 7 21 वर्ष। उसकी माँ की आयु 8 × 7 8x थी ना, तो 8 7 56 वर्ष, ठीक है जी। उसके बाद बोला गया है, एज पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु ज्ञात करिए। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी, देखो एक की 21 वर्ष आ गई, उसकी माँ की आएगी 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद 21 + 4 कर दिए तो कितना आ गया 25, और 56 + 4 कर दिए तो 60 आ गया, ठीक है जी। तो अनुपात कितना आ गया इसमें, अब अनुपात ज्ञात करना था ना, अनुपात आ गया, ये आ गया 25:60 लिख देती है, हमने ऐसे लिख देते हैं, जब अनुपात है तो अनुपात में लिख दो उसको 25:60, तो 25:60 का मतलब भी 25 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है जी। तो कैसे करना है इसको, 5 से काट दो, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 5 × 10, 12 × 5 = 60, तो 5:12 इसका आंसर होगा। तो आपने पेपर इस तरीके से करना है क्वेश्चन, जल्दी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस, ठीक है। अब इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं, 15 + 10 15 + 10 - 8 × 4 भाग 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अपने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें बोडामास का यूज़ करना है, ठीक है। बोडामास क्या है, बी से होता है ब्रैकेट, सबसे पहले आपने ब्रैकेट यूज़ करना, ब्रैकेट वाला पोर्शन हल करना होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, का के की का मतलब जो उसके साथ जुड़ा हुआ पोर्शन। डी का मतलब होता है डिवीज़न, भाग जिसको बोलते हैं, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और उसके बाद आ गया एडिशन, ठीक है जी, एडिशन आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया एडिशन, ठीक है, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। एडिशन मतलब प्लस और सब्सट्रैक्शन मतलब घटा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन, उसके बाद ऑफ वाला, उसके बाद डिवीजन भाग वाला, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, उसके बाद एडिशन वाला, उसके बाद सब्सट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो 15 + 10 ये दिया है, 15 + 10 हमें सबसे पहले भाग करना। देखिए इसमें दिया भाग, सबसे पहले डिवीज़न, इसमें ना तो ब्रैकेट आ रहा ना तो ऑफ आ रहा, तो डिवीज़न आ रहा, तो हमने सबसे पहले भाग का करना। 4 भाग 2 कर दिए, 4 भाग 2 कितना होता है 2, बाकी का वैसे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 16 आ गया, बाकी का वैसे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एडिशन करना है, ठीक है। 15 + 10 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। 25 में 16 गए, फिर बाद में सब्सट्रैक्शन कर दो तो आंसर आ गया 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। 24 सेबों को ऐसे 2 भागों में बांटा गया है कि पहले का 7 गुना, यदि दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग उसका
146 हो जाता है, 146 हो जाता है, तो पहला भाग क्या है? ठीक है, कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन में ही आंसर होता है। देखो 24 सेबों को दो ऐसे भागों में बांटा गया है, इसका मतलब कि दो भाग है सेबों के। ठीक है, अब 24 को दो भागों में बांट देना है, कोई हमें एक, हम 24, तो हमें पता है कि 24 को दो भागों में बांटना है। तो पहला मान लो, पहला भाग हमने x मान लिया और दूसरा भाग मान लिया, 24 में से x को कम करेंगे तभी लगेगा दूसरे भाग का पता। ठीक है जी, तो देयरफॉर इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। उसके बाद बोला है पहले का 7 गुना, पहला कितना है? x है, तो पहले का 7 गुना 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस योग, उनका योग कितना बनता है? 146 बनता है ना। किसका योग? यदि दूसरे के 5 गुने के, दूसरा कितना? 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 गुने से, इन दोनों को जोड़ दिया क्योंकि योग बोला है। योग कितना आया? 146। आगे इनको सॉल्व कर लिया, 7x प्लस 5 को मल्टीप्लाई 24 से कर दिया और माइनस 5 को x के कर दिया 146, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 7x माइनस 5x कर दिया 2x कर दिया, और 146 माइनस 120 इधर हो गए, उधर प्लस के थे तो। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 26 और x इज इक्वल टू 26/2 आ गए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई थे, डिवाइड हो गए इधर आके, तो x की वैल्यू आएगी 13। ठीक है जी, तो ये है, इस तरीके से करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि a अनुपात b इक्वल टू 7:9 है और b अनुपात c इक्वल टू 6:7 है, तो अनुपात a अनुपात c क्या होगा? ठीक है जी, अब इसमें दिया a अनुपात b, मतलब a रेशियो b, a डिवाइडेड बाई b कितना दिया है? 7/9। ठीक है, a बटा b दिया है 7/9 और b बटा c दिया है 6/7। ठीक है जी, तो हमने निकालना क्या? a बटा c। a बटा c निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे लिखना है, a बटा c इक्वल टू क्या है? हमें दिया a बटा b गुणा b बटा c। देखो ना यहाँ पे b से b कट जाता है तभी a बटा c रहेगा ना, तो ये इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। a बटा b की वैल्यू 7/9 कर दी पुट, मल्टीप्लाई b बटा c की कर दी 6/7। ठीक है जी, तो यहाँ पे 7 से 7 काट देने हैं अपने, और कितना आ गया? 6/9। 6/9 आ गया तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3, 2:3 आंसर आ गया। ठीक है जी, डिवाइड को हम तो रेशियो में लिख देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको इसका 8 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, 1000 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 100 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 5/10, तो इसका फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना, आपको पता होना चाहिए दशमलव ये कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। 8/100 को कैसे लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका आपने 8 लिख लेना पहले। ठीक है, 8 लिख लिया, आगे जितनी जीरो है उसको काउंट कर लो नीचे, 1 2 3 जीरो काउंट कर लो, इसको 1 मान लो, 1 2 3, उसके आगे 1 लिखा तो 1 की जगह हमने दशमलव लगा देना है। ठीक है, सिंपल मेथड ऐसे लिख दी, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट 7/100 को मैंने कैसे लिखा है? मैंने किया 7 लिख दिया है, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है, बस 7 लिख दिया मैंने। अब 7 के नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है, डिवाइडेड बाई, देखो 2 जीरो है, तो इसको 1 जीरो मान लो, ये दूसरी जीरो मान लो, इसके दशमलव, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे मैंने 5/10 को लिख दिया। 5/10 को मैंने कैसे लिखा है? इसके नीचे 1 जीरो है, तो मैंने सिर्फ 5 लिखा और इसको 1 जीरो काउंट कर लिया, एक की जगह मैंने दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो इसको जमा कर लिया, जैसे जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे जीरो लगा दो यहाँ पे। ठीक है, 5 यहाँ पे 2 जीरो लग गई, तो इसको ऐड कर लिया, तो ये आ गया 0.578। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है जी, तो ये निकालो आप, तो इसको भी मैंने वैसे ही करना है। ठीक है, पहले मैंने 5 लिख दिया, 5 आगे दशमलव लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 5 आगे दशमलव लगेगा, आगे कितनी जीरो है वो लगा देनी है आपने। ठीक है, 5 प्लस इसको 1/100 को वैसे ही कर लेना है, .01 आ गया, इसका कितना आ गया? .005 आ गया। ठीक है जी, इसका कितना 51 का डिवाइडेड बाई 10,000 है, तो जितनी जीरो है देखो 10,000 है, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दी ना, 4 जीरो लगा दी, उसके बाद दशमलव लगा दिया। अब इनको ऐड कर लिए सभी को, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बस ये रखना, आगे इनको 0 लगा सकते हैं जितनी है, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 0, तो इतना आ गया। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट कर लेना है आपने। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 56 माइनस 45 प्लस अंडर रूट इज इक्वल टू 17, तो x का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, अब जो ये अंडर रूट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं 1/2। ठीक है जी, ये याद रखना आपने। तो इसको क्या करना है, अंडर रूट एक्स को यहाँ रखना है हमने, और ये दोनों वैल्यू जो है इस तरफ ले जानी है प्लस के। तो 17 माइनस
जो प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा, जो प्लस का माइनस का हुआ प्लस का बन जाएगा। देखो 56 यहाँ प्लस के थी, यहाँ पे माइनस के बन गई, यहाँ 45 माइनस के थे, इसके आगे माइनस लगा तो यहाँ प्लस का हो गया, तो अंडर रूट x वैसे लिख दिया। अब क्या करना है, प्लस प्लस को ऐड कर लो, 70 प्लस 45, ये रूल ये आपने ऐसे ही करने हैं, 17 प्लस इसको ऐड कर लिए तो 62 माइनस 56 कर दिया, तो अंडर रूट x की वैल्यू आएगी 6। तब ये 1/2 है, मैंने इसको बोला अंडर रूट हटाने के लिए हम या तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो बोथ साइड, अगर स्क्वायर रूट नहीं कर सकते तो इसको 1/2 को हम जब परली तरफ ले जाएंगे अंडर रूट हटाने के लिए तो इसकी पावर बन जाती है जी, तो 6 की पावर 2, 6 × 6 कितना आएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 कितना आ गया। अब मैंने आपको बताया कि 2 की पावर 0 भी इक्वल टू 1 होता है, चाहे 100 की पावर 0 कर लो वो भी 1 होता है, किसी की नंबर की पावर जब 0 होती है उसको बोलते हैं 1, तो 1 × 1 × 1 कितना आ गया 1, तो इसमें हमने यही ऐड किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट 2 से ही 3/2 इन परसेंटेज। अब परसेंटेज में लिखना है हमने, परसेंटेज में लिखने के लिए पहले हमें इनको सही तोड़नी पड़ेगी, हमने करना है इनकी सही तोड़ने के लिए हमने 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 4 आ गया। ठीक है, अब उसको जितना इसको ऊपर वाले से जमा करना है, 4 + 3 7, 7/2 आ गया। ठीक है, अब 7/2 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये बोला नहीं परसेंटेज में लिखो, तो परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा और साथ में परसेंटेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना आपने, 7/2 को गुणा 100 से कर दिया, तो 7 को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई गुणा 100 से करते हैं। ठीक है, जो नंबर दिया होगा 7/2 है, इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, गुणा 100 से कर दिया, तो 7 × 100 कितना आ गया 700, 700/2 आ गया। 700/2 को कैसे लिखेंगे, 2 को इसको काट दिया। ठीक है, 2 3 6, ठीक है, 1 7, 2 × 10 0, वैसे 350% आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से आपने जो कर लेना है। नेक्स्ट लेते हैं हिंदी। ठीक है जी, लिंग बदलो। सबसे पहले वृद्ध का क्या होता है वृद्धा, पंडा का क्या होता है पंडाइन, कवि का क्या होता है कवित्री, विधुर का क्या होता है विधवा, बिल्ली का क्या होता है बिलाव, रुद्र का क्या होता है रुद्राणी। ठीक है जी, आगे वचन बदलो। कुछ इंपॉर्टेंट्स लिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। प्रजाकाय प्रजनन, मेजकाय मेजें, गायकाय गायकों, खटमल का खटमल ही रहता है, ये याद रखना आपने, बच्चन इसका वैसे ही रहता है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं शब्द विचार। अब आपको ये शब्द विचारों का पता होना चाहिए, तत्सम तद्भव क्या होते हैं। ठीक है जी, तत्सम क्या होता है जी, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के जूं के तू भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उसके जो मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आने के बावजूद भी उनको चेंज नहीं किया गया, उसको वैसे के वैसे जूं के तू ही बोला जाता है, वो है तो उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे पिता हो गया, अग्नि हो गया, देव, इनको बोलते हैं तत्सम। ठीक है, तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, हिंदी में उनको कुछ और बोलते हैं, उनको बोलते हैं जैसे अग्नि, अग्नि क्या है तत्सम है, अब आग बन गया तो ये हो गया तद्भव। ठीक है, ग्राम क्या है तत्सम है, तो ग्राम से ग्राम क्योंकि संस्कृत शब्द है, अब गांव जो हिंदी शब्द है, तो ग्राम से जब गांव बन गया तो गांव हो गया तद्भव। ठीक है जी, मतलब जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको बोलते हैं हम तद्भव, और जो संस्कृत भाषा में एज इट इज बोले जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम तत्सम। ठीक है जी, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसके थ्रू समझते हैं। मूंढके, मूंढके क्या होता है, मूंढके एक संस्कृत शब्द है तो ये है तत्सम। ठीक है जी, कछुआ, मूंढके कछुआ बोलते हैं हिंदी में, तो ये है तद्भव। ठीक है, हिंदी वाला शब्द है। ठीक है, तबरित, तबरित एक संस्कृत शब्द है तो तत्सम बोला गया है, तुरंत एक हिंदी शब्द है तो तद्भव बोला गया है। कुठार, कुठार एक संस्कृत शब्द है इसलिए तत्सम है। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ का कुल्हाड़ी बनता है ना, कुल्हाड़ को कुल्हाड़ी बोलते हैं तो तद्भव। ठीक है, हिंदी शब्द है। अर्थ, अर्थ का मतलब है अर्थ है तत्सम, और इसको धन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तद्भव। क्षीर, क्षीर एक संस्कृत शब्द, इसको बोलते हैं तत्सम। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं खीर, तो ये बन गया तद्भव। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने करने हैं। अब है देशज और विदेशज, मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहती है इसमें, तो ये देखिए आप, देशज क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत से भिन्न अन्य भाषाओं से संबंध रखते हैं, मतलब भी संस्कृत नहीं है परंतु अन्य भाषाओं से संबंध रखते हैं वो। ठीक है, जैसे द्रविड़, मंगोल अन्य भाषाओं की तरह बोले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम देशज। मीन्स जो संस्कृत भाषा से नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव से बनते हैं, मतलब जो उस क्षेत्र की भाषा है उसके अकॉर्डिंग कोई वो शब्द बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं देशज। मीन्स अपने देश का शब्द है, जैसे लकड़ी, गर्मी, ठीक है, जादू, खिचड़ी, पगड़ी, गुस्सा बहुत आ रहा है, गुस्सा, बाजू, चालू, ये सारे देशज हैं, हमारे अपने देश ने बनाए हैं, क्षेत्रीय शब्द हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं देशज। अब विदेशज क्या है, विदेशज वो शब्द होते हैं जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं से आए हैं, जैसे जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं जैसे रेल, टिकट, खुश, शादी, उसको बोलते हैं विदेशज। मतलब जो विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, जो विदेशी भाषा के शब्द हैं, मतलब जो फॉरेन से आए हैं उनको बोलते हैं हम विदेशज। ठीक है जी, मीन्स विदेशों से आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको विदेशज बोलते हैं। जैसे हेलो, हेलो बोलते हैं इंग्लिश में HELLO, हेलो बोलते हैं, तो यहाँ पे हेलो बोल देते हैं हम, तो ये विदेशज है। रेडियो इंग्लिश में RADIO रेडियो है, तो ये विदेशज है। गैस GAS गैस एक विदेशी शब्द है, इंग्लिश शब्द है। गोदाम, कर्फ्यू भी एक इंग्लिश शब्द है, ठीक है, पर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कंपनी एक इंग्लिश शब्द है, हम इसको विदेशों से आया। हाई कोर्ट HIGH हाई कोर्ट COURT इंग्लिश शब्द है, विदेशों का शब्द है। हाई कोर्ट इसलिए विदेशी बोलते हैं। पुलिस POLICE, ठीक है, तो ये भी एक विशेष शब्द है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके डाउट्स तक क्लियर हो गए होंगे, यदि नहीं हो तो फिर से वीडियो को देख लें, ढंग से देखें, आपको आ जाएंगे। आगे है वह सैर को जाया करता है, कौन सी क्रिया है? कर्मक क्रिया है। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना क्या है? समय का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धो लो भाई, समय का लाभ उठा लो कि कोई काम हो रहा है उसके साथ साथ अपना काम भी निकलवा लो, समय का लाभ उठा लो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने सोचना है। अब विलोम शब्द करते हैं, इंपॉर्टेंट है। नूतन का क्या होता है? नूतन का विलोम शब्द है पुरातन। नूतन होता है नया, पुरातन होता है पुराना। ठीक है, जंगम, जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर। मिलन, मिलन का विलोम शब्द है विरह। प्रलय, प्रलय का क्या है? सृष्टि। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। आहार, आहार का विलोम शब्द है निराहार। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं। इसमें विशेषण क्या है? ठीक है, इसमें विशेषण क्या है? मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। तो कितना मीटर कपड़ा लगता है? 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। तो यही तो है इसकी विशेषता। तो यही एक विशेषण है। जो विशेषण वो होते हैं जो किसी चीज नाउन उसकी विशेषता बताएं, ठीक है, उसको बोलते हैं विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, हरियुनाथ मम संकट भारी में छंद है। ये इसको क्या बोला गया है? दोहा है, चौपाई है। मैक्सिमम लोग दोहा बोल देते हैं पेपरों में, पर ये चौपाई है। ठीक है, आपने याद रखना है जो चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? वेदों की रचना हुई है भाई वैदिक संस्कृत में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की रचना हुई है वैदिक संस्कृत में। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है जी। बहुत बोलता का अर्थ क्या है? बहुत बोलता होता है वाचाल, जो बहुत बोलने वाला हो। तुम्हें किसने डांटा? यह कथन क्या है? यह कथन एक प्रश्नवाचक है। ठीक है, तुम्हें किसने अगर उसने मुझे नहीं डांटा तो नेगेटिव सेंटेंस आ जाना था, तो नकारात्मक वाक्य बोलना था। ठीक है, तो कुछ भी है। ठीक है, नेक्स्ट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कुंजर का पर्यायवाची शब्द क्या है? गज। कैवल्य का समानार्थक शब्द क्या है? कैवल्य का निर्वाण, जो समान दिखे। ठीक है जी। बिल्ली के भागों शीका टूटा का अर्थ क्या है? अचानक लाभ हो जाना। ठीक है, अचानक लाभ हो जाना उसको बोलते हैं बिल्ली के भागों शीका टूटा। अध जल गगरी शलकत जाए, मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है भी छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। ठीक है, मतलब जिसके अंदर ज्ञान कम होगा वो बोलेगा कि मेरे को तो बहुत ज्ञान है, हमें अपनी बात रखेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अध जल गगरी शलकत जाए। ऋतु संहार, ऋतु संहार के लेखक कौन है? इस ऋतु संहार के लेखक है कालिदास। ठीक है जी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संधि कीजिए। सर्व प्लस ईच क्या होता है? सर्वेश। एक शब्द में लिखें, जहां पहुंचा ना जा सके उसको बोलते हैं अगम्य। ठीक है, सजावट भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? सजावट, सजावट भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? ये बनी है विशेषण से, इसको विशेषण बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है पार्ट 4 इंग्लिश। अब इंग्लिश में हम सबसे पहले करते हैं होम्स। अब जो कन्विक्ट, कन्विक्ट का होम क्या होता है? प्रिजन। ऐसा आ जाता है पेपर में कई बार। सोल्जर, सोल्जर का होम क्या होता है? कैंप या बैरक में रहते हैं सोल्जर। ठीक है जी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी पर्सन हो, कोई भी, वो कैंप्स और बैरक्स में रहते हैं। ठीक है जी। और हॉर्स, हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं? स्टेबल। ठीक है जी। लुनेटिक, लुनेटिक कहाँ रहते हैं? पागल वगैरह असाइलम में रहते हैं, पागल खाना में। स्पाइडर, स्पाइडर कहाँ रहता है? वेब जाले में रहता है। ठीक है। माउस, चूहे वगैरह होल में रहते हैं। ठीक है। हैन, हैन कहाँ रहता है? कूप में रहते हैं। ठीक है। डॉग कहाँ रहते हैं? डॉग का घर होता है कैनल, कैनल में रखे जाते हैं। प्रिजनर, कैदी कहाँ रखे जाते हैं? सेल में रखे जाते हैं। ठीक है। टाइगर, टाइगर का है लेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्लेसेस, प्लेसेस में रखना याद है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का प्लेसेस कहाँ है? कहाँ खेली जाती है? कहाँ पे प्ले होती है? ये होती है रिंग में। रेसिंग, रेसिंग कहाँ होती है? ट्रैक पर होती है, आपको पता है। रेसलिंग, रेसलिंग होती है अरेना में। बैडमिंटन एंड टेनिस कहाँ खेले जाते हैं? कोर्ट में। फुटबॉल एंड हॉकी कहाँ खेली जाती है? ग्राउंड में। और क्रिकेट खेली जाती है पिच के ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साउंड्स,
नेक्स्ट लिया है मैंने साउंड्स का, चैटरिंग ऑफ टीथ, ठीक है, टीथ कैसे चैटर, मतलब टीथ जो है चैटर करते हैं, चैटरिंग करते हैं, ठीक है जी। रिंगिंग ऑफ बेल, आपको पता बेल बजती है तो रिंगिंग बोलते हैं उसको, रिंगिंग ऑफ बेल्स, ठीक है। टिकिंग ऑफ क्लॉक, क्लॉक कैसे करता है, टिक टिक टिक, उसकी सुइयाँ ऐसे करती हैं, तो टिकिंग ऑफ क्लॉक्स, ठीक है। जिंगलिंग ऑफ क्वाइंस, क्वाइंस कहते हैं शन शन करते हैं ना, तो उसको जिंगलिंग बोलते हैं, जिंगलिंग ऑफ क्वाइंस। बीटिंग ऑफ ड्रम, ड्रम कैसी साउंड करता है, बीटिंग की। नॉकिंग ऑफ डोर, डोर कैसे साउंड करता है, नॉकिंग की, खटखटाना जैसे, है ना, खटखटाते हैं ना वो। क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ शूज़, ये शूज़ कैसे साउंड होता है, क्रैकिंग की, ठीक है। लीव्स, लीव्स कैसे कहते हैं, रस्टलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, रस्टलिंग की। हिसिंग ऑफ स्टीम, स्टीम की साउंड कैसी होती है, हिसिंग की, ठीक है। और क्लैपिंग, क्लैपिंग ऑफ हैंड्स की होती है क्लैपिंग, ठीक है जी। अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख लेते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, इसका प्रयोग जब कंपैरिजन नहीं होता, जब कंपैरिजन नहीं होता तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे गुड है एक पॉजिटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर कंपैरिजन है और बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तीन टाइप की डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तो रमेश इज अ गुड सिंगर, रमेश का गुड सिंगर है तो पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ पे गुड आएगा, ना कि बेटर ना बेस्ट, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे गुड आएगा, ठीक है जी। तो आपने कंपैरिजन नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में, तो इसमें ऐसा आएगा। कंपैरिजन डिग्री क्या होती है, इनका प्रयोग जब दो पर्सन और थिंग्स की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, जब दो पर्सन और किसी दो चीज़ों की क्वालिटीज़ जो उनके गुण हैं उनको कंपेयर करते हैं तो उसको बोले कंपैरिजन डिग्री। दिस गर्ल इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट, मतलब यह गर्ल ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ज़्यादा सुंदर है, तो इसमें मोर आएगा, ठीक है। मच, मोर, मोस्ट। आगे है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसका प्रयोग जब दो या दो से अधिक पर्सन और थिंग्स की क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं, या दो या दो से अधिक पर्सन्स या फिर अन्य चीज़ों की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं, इसको भी सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो ही इज़ द पोलाइटेस्ट ऑफ देम, दैट सबसे पोलाइटेस्ट है। पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट, पोलाइट क्या है, पोलाइट है अपनी सिंपल डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है जी। और उसके बाद है अपना कंपैरिजन डिग्री, पोलाइटर एंड पोलाइटेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ही इज़ द पोलाइटेस्ट आएगा, पोलाइटेस्ट ऑफ देम, ठीक है जी। ना पोलाइटर आएगा ना पोलाइट आएगा, क्योंकि दो यहाँ पे नाउन लगा है, नाउन लगा तो नाउन के आगे ये आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है चूज द फॉलोइंग मीनिंग्स ऑफ इडियम्स, इडियम्स बताना है। टू मिस द बस, टू मिस द एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, तो आपने टू मिस द बस, ठीक है, बस को मिस कर दिया मतलब किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ठीक है। तो किसी ऐसी आपके लिए अच्छी संभावना बन रही थी तो उस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी होती है लाई, झूठी, ठीक है। टू डाई इन हार्नेस, ठीक है, इसका मतलब होता है टू डाई भाइल इन सर्विस, जो बंदा सर्विस में मर जाता है, मतलब ड्यूटी में मर जाता है, ड्यूटी के दौरान व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस, ठीक है जी। फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, माई ब्रदर डील्स, इसमें क्या आएगा, इन आएगा या विद आएगा, माई ब्रदर डील्स, डील्स विद आएगा, ठीक है, मतलब डीलिंग के लिए विद गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट्स के साथ डील करता है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, जिसके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, ठीक है, उसने उधार लिया हुआ है तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया टाइप, ठीक है, दिवालिया हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुई तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है जी। बट विल बी द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई विल सिंग ए सॉन्ग, ये कौन सा है, ये है, देखो बिल शैल लगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या है, सिंग, सैंग, संग, तो सैंग है ना, तो सैंग है तो आई सैंग और सॉन्ग लिखना है, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है जी। आपने टेंस पढ़ लेने हैं, सब कुछ पढ़ना है आपने तभी होगा। नेक्स्ट क्या है, सूरज इज गुड किस में है, इन मैथमेटिक्स एट, तो एट मैथमेटिक्स में जो है सूरज जो है गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आई हैव बीन लिविंग हेयर, कब से रह रहा है, सिंस मॉर्निंग आ गया फार, अब पक्का समय है 2001 से रह रहा है भाई, ऐसे दिया तो सिंस लगाना आंखें बंद करके, सिंस वन, आई हैव बीन लिविंग सिंस 2001, ओके जी। पार्ट नंबर 5 है साइंस, केमिकल नेम, रासायनिक नाम, ठीक है। सबसे पहले है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम है NaHCO3। कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है Na2 होता है, Na2CO3, ठीक है जी। कास्टिक सोडा का है NaOH, हास्य गैस का है N2O, ठीक है जी। भारी जल का होता है D2O। नमक, नमक का या गलत हो गया सॉरी, नमक का होता है NaCl,
NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, NaCl याद रखना आपने, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। नेक्स्ट देते हैं, नमक का थोड़ा गलत हो गया, NaCl, पानी का है H2O, चीनी का होता है C12H22O11 रासायनिक नाम, ठीक है। मीथेन को क्या बोलते हैं और मार्च गैस भी बोला जाता है, ये भी याद रखना पूछा जाता है, मीथेन को क्या बोला जाता है, मार्च गैस, तो इसका रासायनिक नाम है CH4। इथाइलिन, इथाइलिन का C2H4, ग्लूकोज का C6H12O6, ओजोन का होता है O3, ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO और अल्कोहल का होता है C2H5OH, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4 हाफ H2O, तो ये याद रखना। नेत्रदान में आंख का क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या जो नेत्रदान में जब नेत्रदान करते हैं तो कौन सा पार्ट है जो आंख का दान किया जाता है, उसको बोलते हैं कार्निया, ठीक है। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, सोयाबीन, सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है जी। मम्प्स, मम्प्स क्या है, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है ये, ठीक है, विषाणुओं से उत्पन्न होता है रोग, क्या होते हैं, मम्प्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, परिस्थिति इकोलॉजी संबंधित है किससे, जीव व पर्यावरण से सहसंबंधों से, ठीक है, यह इकोलॉजी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से। हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम आना यहाँ पे, सॉरी मैग्नीशियम, ठीक है, के फेट्स, ठीक है। भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से जो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, रिएक्टर स्केल, ठीक है। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है ऑडियोमीटर से, ठीक है जी। डायलिसिस मशीन क्या काम करती है, जब गुर्दे के खराब हो जाने पर खून को साफ करने वाली मशीन है, ठीक है, खून को साफ करती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो खून को साफ करती है डायलिसिस मशीन, ठीक है। ये करवाना पड़ता है हर बंदे को दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में, ठीक है, नहीं तो बंदा खत्म हो जाएगा नहीं करवाएगा तो, ठीक है। तो ये गुर्दे खराब हो जाते हैं तब खून को साफ करने वाली मशीन है। स्पीडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर क्या है, इससे मोटर गाड़ियों की स्पीड को नापा जाता है, ठीक है, स्पीडोमीटर, ठीक है। आजकल पुलिस भी स्पीडोमीटर का ही यूज़ करती है जब आपका चालान करती है तो, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार क्या है, ग्राहम बेल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, ये होता है केवल पत्तों में। CNG का प्रमुख घटक क्या है, ये है मीथेन गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक क्या है, मीथेन गैस। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, फिलामेंट किस, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है जी। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डेंगू बुखार किससे होता है, तो ये होता है बारिश से, बारिश से ही होता है। डेंगू मांसपेशियां एवं जोड़ अंग को प्रभावित करता है, डेंगू किस किस को प्रभावित करता है, मांसपेशियों और जोड़ अंग को प्रभावित करता है, और डेंगू बुखार जो होता है बारिश से होता है। गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। पोलियो किस अंग की बीमारी है, हड्डियों की, ठीक है। फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है, इथाइलिन का, ठीक है जी, इथाइलिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या है, हवाओं का दबाव है, हवाओं का प्रेशर को बोलते हैं एल नीनो, ठीक है, प्रेशर ऑफ एयर। कार्य वर्क शक्ति पावर की इकाई क्या है, तो ये है जूल। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा व प्रोटीन। सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने दिया, रॉबर्ट ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये है एस्कॉर्बिल अम्ल, ठीक है जी। चेचक जो है स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होता है, वेरिओला से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है। अम्ल वर्षा एसिड रेन किसके कारण होती है, ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, SO2 NO2 के कारण, ठीक है सर। थैंक यू फ्रेंड्स। तो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।